ऑन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपको पता है कि पैंडेमिक की वजह से जो आपके क्लासेस है वो बेटा ऑनलाइन पे शिफ्ट करने पड़े। तो अब आपका जो 12th पार्ट है, 12th क्लास है, तो इसमें बेटा मैंने मुनासिब समझा कि आपको उस चैप्टर के साथ हम रूबरू करवाए जो आपको इजीली बेटा ऑनलाइन क्लासेस में समझ आए। देखिए बेटा, जब हम आपके 12th का पार्ट लेते हैं तो इस 12th के पार्ट में आपके पास कुल बेटा 4 चैप्टर्स है जिन पे आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहला चैप्टर जो इसमें आपको बेटा मिलेगा एंड दैट इज रिप्रोडक्शन। ये पहला चैप्टर है बेटा आपके 12th सिलेबस में। इसमें बेटा आपको 3 टॉपिक्स फिर मिलेंगे। सबसे पहला बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी होगा, उसके बाद बेटा हमें एम्ब्रियोलॉजी भी इसी में पढ़ना है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इसी में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बेटा जो दूसरा टॉपिक आपका है दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये बेटा आपका दूसरा टॉपिक रहेगा या दूसरा चैप्टर रहेगा 12th में। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर इसमें रहेगा दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ये तीसरा चैप्टर है आपके 12th के सिलेबस में। उसके बाद जो अगला चैप्टर बेटा इसमें लगेगा तो वो है बेटा आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुल मिला के बेटा आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपके 12th के पूरे सिलेबस में। उसके बाद अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर हम किस चैप्टर को पहले स्टडी करेंगे। तो मैंने बेटा बहुत सोचा और उसके बाद बेटा एक दिमाग ने या दिल ने एक आवाज दी कि चलिए अब बच्चों के साथ हम जुड़ेंगे एक चैप्टर के साथ एंड दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। और इस जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में बेटा जब हम देखते हैं हमें क्या क्या चीजें मिलेगी स्टडी करने के लिए, क्या क्या चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले आप इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह बेटा इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ आपको रूबरू करवाया जाएगा। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम 2 किस्म के डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। उसके बाद इसमें एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बेटा एक पार्ट है दैट इज पेडिग्री एनालिसिस, जो बेटा बहुत कम बच्चे बेटा कर पाते हैं। और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि पेडिग्री एनालिसिस पे आपका बेटा थोड़ा बहुत महारत आ जाए। उसके बाद बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसमें स्टडी होगा। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर एवोल्यूशन में ऑरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। ये पूरा बेटा आपके इस चैप्टर में 9 सब टॉपिक्स है जो आपको एक एक करके इंशाल्लाह स्टडी करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर बेटा हम आगे की ओर दौड़ेंगे और अब बेटा हम इसकी नीट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बेटा बहुत सारे कम बच्चों को यह पता है कि जो नीट था ये पहले बेटा एक एग्जाम के तौर पे आता था एंड दैट इज AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट इनको हम कहते थे। तो फिर बेटा 2017 से इस एग्जाम का जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज हुआ और इसको अब नीट कहने लगे। तो जब हम इसकी नीट एनालिसिस करेंगे बराबर 1988 से 2019 तक, यहीं पर मैंने डाटा लाया था, नहीं तो फिर 2020 भी आया, 21 भी आया, मैंने यहीं तक बेटा इसका नीट एनालिसिस किया। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, पेडिग्री एनालिसिस में आज तक बेटा 85 क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे 7 क्वेश्चंस आए हैं और ह्यूमन एवोल्यूशन में कुल मिला के 146 क्वेश्चंस आज तक बेटा इस नीट में आए हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा कितने होंगे अब आपके 2022 में फ्रॉम दिस चैप्टर, तो 7 to 8 होगा। आपके टाइम भी बेटा एंट्रेंस में इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, 7 to 8। उसके बाद बेटा अगर हम टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स देखेंगे, आपको पता है नीट में बेटा एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स होते हैं, तो 28 to 32। तो चले बेटा अब कोशिश करेंगे हम अब इस पूरे चैप्टर में ये चीजें ग्रैस्प करने के लिए कि हम कैसे बेटा इन 28 to 32 मार्क्स के हकदार बने। ये कैसे बेटा हमारे जोली में ये मार्क्स आए, वही तो बेटा अब हमारी कवायद रहेगी जब तक हम बेटा इस जेनेटिक्स और एवोल्यूशन को स्टडी करेंगे। तो चले बेटा सबसे पहला आपका वक्त ज्यादा जाया नहीं करेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको एज यूजुअल मैंने पहले ही बताया जो हम इसमें स्टडी करेंगे एंड दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। मुझे पता है बेटा लेट हो गया, लगभग 11 बज रहे हैं रात के, सोना नहीं।
क्योंकि सोने के लिए बेटा बहुत सारी जिंदगी आगे पड़ी। अगर अल्लाह ने आपकी जिंदगी में या आपके बेटा रिज़िक लिखा होगा, सोना नहीं है, जागो। और कुछ बेटा आज बहुत कुछ यहां से बेटा आप हासिल करके जाएंगे, तो जागना बेटा इस टाइम सवाब है और सोना बेटा मना है। तो चलिए बेटा अभी देखेंगे। और यह भी मुझे पता आपने खाना खाया होगा और मुनासिब है कि नींद आपकी आंखों पे जोरों पे रहेगी। नींद को भगाओ और कामयाबी हासिल करो। तो चलिए बेटा सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन हम देखेंगे है क्या ये। देखिए बेटा आप सबको पता है, जब आप ह्यूमन बींग्स की ओर नजर दौड़ाते हो या बाकी जानवरों की ओर नजर दौड़ाते हो, मैक्सिमम जानवर आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें बेटा आपको दो किस्म के सेक्स मिलते हैं, मेल एंड फीमेल। ये आपको सबको पता है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। अगर आप अपनी ओर भी नजर दौड़ाओगे, इंसानों की ओर नजर दौड़ाओगे, यहां पर भी तो आपको बेटा मेल मिलेगा और फीमेल सेक्स मिलेगा। अब क्या आप में किसी ने यह तस्वुर किया है, क्या आपने किसी ने गौर किया है कि कौन सा चीज हम में बेटा मेल बनाता है, कौन सा चीज हम में फीमेल बनाता है, कैसे फीमेल की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, मेल की जो जनरल डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, जिसकी वजह से फिर डाइमॉर्फिज्म आता है। दूर से ही हमें पता चलता है कि वो मेल है और दूर से ही हमें पता चलता है ये फीमेल है। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? यही तो बेटा हम इस बैनर के तले पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कैसे एक सेक्स डिटरमाइन होता है एक ऑर्गेनिज्म में, ताकि बेटा हमें फिर आगे जाके पता चले दूर से ही कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। और यह कवायद बेटा शुरू होती है राइट फ्रॉम मदर्स यूट्रस, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद फिर बेटा हम में चेंजेस आ जाती है, मेल अलग बनता है फीमेल अलग बनता है, ना बेटा, पैदा होते ही हम में कुछ चीजें ऐसी होती है कि दूर से ही पता चलता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। जैसे मेल में बेटा टेस्टिस होते हैं एज गोनैड्स और फीमेल्स में बेटा टेस्टिस नहीं ओवरीज होते एज गोनैड्स। तो इसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि मेल पैदा हुआ है और फीमेल पैदा हुई है। अगर क्या बेटा आपने गौर कभी किया है कि किस चीज ने इस मेल में टेस्टिस बनाए, किस चीज ने बेटा इस फीमेल में ओवरीज बनाए? वही तो गौर फिक्र करने की जरूरत है, वही तो हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन पे। एक छोटी सी बेटा एक डेफिनेशन मैंने यहां दी है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच एस्टैब्लिशेस द सेक्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब एक ऑर्गेनिज्म, अगर हम इंसान को ही लेंगे, जब हम मां के यूट्रस में होता है, वहीं पे बेटा कुछ ऐसा होता है कि फीमेल में ओवरीज बनती है, मेल्स में टेस्टिस बनते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंशियल डेवलपमेंट आने की वजह से हम बेटा मेल और फीमेल को अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो जब हम आगे की ओर दौड़ेंगे, छोटी सी डेफिनेशन है, इसका बेटा आपको बाद में पीडीएफ भेजा जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे बेटा कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेक्स डिटरमाइन होता है। ये तो बेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चों को दिमाग में यही होगा कि जैसे इंसानों में सेक्स डिटरमाइन होता है, उसी तरह हर किसी ऑर्गेनिज्म में डिटरमाइन होता है। जवाब आएगा ना, ऐसा नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन जब हम देखते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में बेटा एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन होती है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। अगर बेटा आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे 12th की, वहां पे बेटा आपको खाली 3 किस्म की डिटर्मिनेशंस मिलेंगी। एनवायरमेंटल एक जगह बेटा, बस एक जगह जिक्र हुआ इसका, एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका जिक्र तो आपकी टेक्स्ट बुक ने अच्छी तरह से किया है, और हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका भी जिक्र अच्छी तरह से आपका टेक्स्ट बुक ने किया है। मगर एक और सेक्स डिटर्मिनेशन है पैरासिटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका जिक्र आपकी टेक्स्ट बुक ने नहीं किया है, ना नीट की दावेदारी बेटा ये क्वेश्चन करेगा फिर सर आपने क्यों लाया, क्योंकि यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब क्या हमें खाली नीट के लिए पढ़ना है, अपनी नॉलेज के लिए कुछ नहीं रखना है? तो यहां पे थोड़ा बहुत आपको बेटा पैरासिटिक सेक्स डिटर्मिनेशन से भी रूबरू करवाया जाएगा। तो फिलहाल इतना आप सारे बच्चे याद रखेंगे कि कितने किस्म की सेक्स डिटर्मिनेशंस होती है बेटा, जो हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। और भी बहुत सारी है, मगर जनरल मैंने यहां पर बेटा
चार लाई है, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन एंड पैरासिटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। मगर अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर हमें बोलिए कि एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है, एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है और पैरासिटिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है। यही तो अब हम बेटा एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। बस बेटा अब यहां पर बहुत मोहतात तरीके से सुनिएगा। देखिए आपने बचपन से ही पढ़ा है कि अगर हम इंसानों में आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स में अगर बेटा हम अपनी नजर दौड़ाएंगे तो यहां दो सेक्स है, या तो बेटा यहां मेल है या फिर यहां पर फीमेल है, यह आपको पता है। और यह भी बेटा आपको पता एटलीस्ट 9th या 10th या 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर बेटा कंडीशन होगी 44XX तो ये मेल बनेगा, और अगर कंडीशन होगी बेटा 44XY और अगर कंडीशन होगी 44XX तो ये बेटा फीमेल बनेगा। सो दैट मींस कि अगर हम बेटा यहां पर देखेंगे कि कंडीशन जो है वो कैसे तय कर देती है कि ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। अगर बेटा कंडीशन है 44XY तो ये मेल बनेगा, उसके बाद अगर कंडीशन है 44XX तो ये फीमेल बनेगा। सो जरा बेटा गौर से इसकी ओर देखिएगा, यहां पर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बेटा सेम है, क्योंकि मेल में भी 44 पहले क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, और फीमेल में भी पहले 44 क्रोमोसोम जो होते हैं ऑटोसोमल होते हैं। ऑटोसोमल मींस कि सेक्स के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं है। पर जब हम बेटा आते हैं आगे जाके 45th और 46th क्रोमोसोम की ओर, अगर ये XY है तो बेटा इसको तो मेल बनना पड़ेगा, और अगर ये बेटा 44XX है तो इसको बेटा फीमेल बनना पड़ेगा। सो दैट मींस कि बेटा इंसानों में अगर हम जाएंगे, अगर XY कंडीशन है, सेक्स क्रोमोसोम्स XY है तो जान लीजिए मेल बनेगा, और अगर सेक्स क्रोमोसोम XX है तो ये फीमेल बनेगा। तो इसका मतलब हुआ आपने जो भी मर्द साहिबान मेरा लेक्चर इस टाइम सुन रहा है 44XY लेकर चल रहा है, XY की वजह से बेटा मेल है, और जो भी बेटा औरत साहिबा मेरा लेक्चर इस टाइम सुन रही है तो उसका बेटा जीनोटाइप जो है 44XX है, ये XX ही उसको बेटा फीमेल बनाता है। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, इंसानों में बेटा सेक्स क्रोमोसोम ही तय कर देते हैं क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। अगर XX होगा तो ये फीमेल बनेगा, अगर XY होगा तो ये मेल बनेगा। और अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या सर हर किसी जानदार में यही होता है, XX होगा तो फीमेल, XY होगा तो मेल? जवाब आएगा नहीं। अगर आप देखेंगे बेटा जो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, यहां महज बेटा सेक्स ही तय कर देता है, सॉरी बेटा एनवायरमेंट तय कर देता है क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। सपोज बेटा आपने क्रोकोडाइल्स का नाम तो सुना होगा, मगरमच्छ समझ में आ गया, मशहूर रेप्टाइल है। उसके बाद अगर आप इन क्रोकोडाइल्स को देखोगे, इनमें भी आपको बेटा मेल सेक्स मिलेगा और इनमें भी आपको फीमेल सेक्स मिलेगा जैसे इंसानों में है। मगर यहां कहानी कुछ अलग है बेटा। देखिए अलग कहानी क्यों है, क्योंकि जब ये क्रोकोडाइल्स बेटा एग्स ले करते हैं, जब इनकी फीमेल एग्स ले करते हैं, उसके बाद बेटा ये एग्स को जमीन के अंदर दफना देते हैं, और अगर बेटा टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस होगा या उसके नीचे, अल्लाह की कसम बेटा जो ये एग्स होते हैं ये हैच होकर बेटा फीमेल बनते हैं। और अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर बेटा 34 डिग्री सेल्सियस होगा, जो ये एग यहां पर है, जब ये हैच हो जाते हैं तो ये मेल बनाते हैं, तो ये मेल होते हैं। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, यहां पे टेम्परेचर तय कर देता है क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। सो जब बेटा ये एग ले करते हैं, अगर एग को बेटा इंक्यूबेशन के टाइम या इंक्यूबेशन जो टेम्परेचर है, अगर एग को टेम्परेचर मिल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम, तो ये एग्स हैच होंगे, यहां से जो बच्चे निकल के आएंगे वो फीमेल होंगे। और अगर बेटा आप यहां पर देखेंगे, अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर जो एग हैच होंगे उनसे जो बच्चे निकल के आएंगे वो मेल होंगे।
वाह रे वाह, यहां पे बेटा टेम्परेचर ही तय कर देता है क्या ये मेल क्रोकोडाइल बनेगा कि फीमेल क्रोकोडाइल बनेगा। अगर इंसानों में बेटा ऐसा होता तो देखिए क्या हम में होता कि जो बच्चे बेटा विंटर में पैदा होते, विंटर में टेम्परेचर क्या है कम, अगर हम में बेटा क्रोकोडाइल की तरह सेक्स डिटरमाइन होता तो विंटर में जितने भी बच्चे पैदा होते वो सारे के सारे फीमेल होते, और समर में बेटा जो भी बच्चे पैदा होते वो मेल होते। आपने कभी किसी ने देखा है कि विंटर में जो बच्चा पैदा होगा वो फीमेल है या समर में जो बच्चा पैदा होगा मेल है? ना, क्योंकि हम में बेटा एनवायरमेंट की वजह से सेक्स डिटरमाइन नहीं होता है, हमने एनवायरमेंट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से सेक्स तय नहीं होता है। मगर क्या करोगे इस क्रोकोडाइल में, यहां पर बेटा टेम्परेचर ही तय कर देता है कि जो ये एग्स है हैच होके क्या ये मेल बनेंगे कि फीमेल बनेंगे। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है या उससे कम तो ये एग्स हैच होके फीमेल बनाएंगे, और अगर बेटा शाबाश टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है उससे ज्यादा तो तैयार रहिए बेटा ये एग्स हैच होके क्या बनेंगे? मेल। सो यहां पे टेम्परेचर ही तय कर देता है क्या ये क्रोकोडाइल मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। क्या कहीं सेक्स क्रोमोसोम की इन्वॉल्वमेंट है, क्या कहीं जीन की कोई इन्वॉल्वमेंट है? ना। अब आप क्वेश्चन करोगे सर एनवायरमेंट कैसे इनका सेक्स तय कर देता है? बहुत सारी थ्योरीज है, उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है, टाइम खामखा में जाया हो जाएगा आपका। उसके बाद बेटा एक और जानवर मेरे दिमाग में आ रहा है, जरा गौर से देखिएगा, और जानवर का नाम है, यहां पर मैं बेटा इसको थोड़ा बहुत मिटा दूंगा, और जानवर का नाम है टर्टल्स। क्या नाम है बेटा? टर्टल। और अगर आपने टर्टल्स का नाम सुना होगा, ये भी रेप्टाइल्स है, पानी में रहते हैं आमतौर। अब जो ये टर्टल्स होते हैं ये भी जब एग्स ले करते हैं, गौर फरमाइए अब यहां पर, अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है तो ये बेटा शाबाश हैच होके मेल बनाते हैं। अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है, शाबा बेटा जरा गौर से यहां पर देखिएगा, अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर यहां पर 33 डिग्री सेल्सियस है या उससे ज्यादा तो ये हैच होके बेटा शाबाश फीमेल बनाते हैं। और अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा तो इसमें बेटा कुछ एग्स जो है, इक्वल नंबर ऑफ एग्स, कुछ बेटा मेल बनाएंगे और कुछ बेटा फीमेल बनाएंगे। सो यहां पर भी बेटा टेम्परेचर ही तय कर देता है इनका सेक्स। मगर अजीब गरीब किस्सा, अगर क्रोकोडाइल्स में हम जाते थे वहां पे 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होता था, कम टेम्परेचर, तो वो फीमेल सेक्स बनाता था, हाई टेम्परेचर मेल सेक्स बनाता था। मगर टर्टल्स में उल्टा है, लो टेम्परेचर बेटा यहां पे मेल सेक्स बनाता है और हाई टेम्परेचर यहां पे फीमेल सेक्स बनाता है। मगर बेटा यहां पे चाहे क्रोकोडाइल हो चाहे टर्टल्स हो, टेम्परेचर ही तय कर देता है ना कि इनका सेक्स क्या है। सो जब ऐसी कंडीशन होगी जहां पे टेम्परेचर बेटा तय कर देता है कि सेक्स क्या होगा, वी कॉल इट एज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। आज के बाद बेटा अगर आपको नीट में क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन ऑकर्स इन, पहला ऑप्शन होगा स्नेक्स, दूसरा ऑप्शन होगा लिजर्ड्स, तीसरा ऑप्शन होगा क्रोकोडाइल्स, चौथा ऑप्शन होगा फ्रॉग। तो गोली की रफ्तार से आंसर क्या आना चाहिए बेटा? क्रोकोडाइल्स। सो क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स एक ऐसे रेप्टाइल्स है, ऐसे जानवर है जिनमें बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। इस पे बेटा आप नजर रखेंगे, बस इतना। यहां पे कोई सेक्स क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करता नहीं है। उसके बाद बेटा अब हम नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन की ओर बढ़ेंगे। ये सारा आपको पीडीएफ मिलेगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चले बेटा उसके बाद अगला एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। यहां पे बेटा अब हमें काम करने की जरूरत है। देखिए बेटा इससे पहले कि मैं एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन पे आऊंगा, आपका क्वेश्चन उठेगा सर पहले हमें बोलिए कि एलोसोमिक क्या होता है। जैसे आपने एनवायरमेंट पढ़ाया, कैसे एनवायरमेंट कैसे टेम्परेचर तय कर देता है, क्रोकोडाइल में सेक्स और टर्टल्स में सेक्स, इसी तरह बेटा अब आप क्वेश्चन करोगे सर एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले हमें यह सिखाओ कि एलोसोम होता क्या है। बस बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, इसके लिए मैं यहां पे बोर्ड 1 मिनट के लिए चेंज करने वाला हूं ताकि बेटा मैं आपको यहां पे इसकी सब कुछ हकीकत बता दूं।
देखिए बेटा, आपने क्रोमोसोम्स का नाम सुना है, एटलीस्ट बेटा 11th में आपने क्रोमोसोम का नाम सुना होगा, जो हमारे सेल में न्यूक्लियस में होते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम्स में बेटा डीएनए होता है, और डीएनए के सेगमेंट्स बेटा जीन का काम करते हैं, और जीन बेटा हमारे कैरेक्टर्स को गवर्न करता है, हमारे ट्रेट्स को गवर्न करता है, हमारे एक्सप्रेशंस को गवर्न करता है, हमारे जीनोटाइप को गवर्न करता है। अब बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, अब ये दो किस्म के बेटा होते हैं हमारी सेल में। वन इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, नजर बराबर रखिएगा, एंड अनदर इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। और अगर आपने यहां पे सेक्स क्रोमोसोम सुना तो आपने बेटा अंदाजा लगाया होगा कि ये वो क्रोमोसोम्स है जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम इंसानों में आएंगे, हमें पता है हम में 46 क्रोमोसोम्स है, और जो पहले 44 क्रोमोसोम्स है उन्हीं को बेटा हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि ये सेक्स के साथ बेटा इनका कोई लेना देना नहीं होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में इनका कोई लेना देना नहीं होता है। और जो आखिर के दो क्रोमोसोम्स होते हैं, आया ना बेटा 44 + 2 = 46, एंड दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। अब जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम एक और नाम देते हैं नॉन एलोसोम्स, और जो बेटा आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम एक और नाम देते हैं एलोसोम्स। तो बेटा अब आपको पता चला होगा, एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन वो सेक्स डिटर्मिनेशन है जहां पे सेक्स क्रोमोसोम ही एक ऑर्गेनिज्म के सेक्स को तय कर देते हैं, क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। अब जरा गौर फरमाइए यहां की ओर कि जो ये आखिर के दो क्रोमोसोम्स है, अगर ये XX होगा तो इसको बेटा फीमेल बनना है अगर हम इंसानों में आएंगे, और अगर ये XY होगा तो इसको क्या बनना है बेटा, मेल। अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि कैसे बेटा अब ये तय हो जाता है कि XX आएगा कि XY आएगा। तो देखिए बेटा ये सब कुछ तय कैसे होगा, गौर से यहां पर देखिएगा। तो पहले आपको यहां पे एक स्टेटस पता चला कि हमारे सेल में अल्लाह ने न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स रखे हैं, जिनमें पहले 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, जिनको सेक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिनको हम नॉन एलोसोम्स भी कहते हैं। और आखिर के जो दो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जिनको हम एलोसोम्स भी कहते हैं। और अगर ये XX होगा तो मेल फीमेल बनेगा, और अगर ये XY होगा तो मेल बनेगा। अब क्वेश्चन ये उठेगा ना, सर ये XX या XY कैसे डिजाइन हो जाता है। देखिए बेटा कैसे डिजाइन होता है, इसके लिए भी हम यहां पे स्क्रीन चेंज करेंगे। देखिए बेटा गौर फरमाइए, अपने वजूद को टटोलिए। आपको पता है हमारी जर्नी जो है वो एक सेल से स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट इज जाइगोट। यहीं से तो बेटा हर किसी शख्स की जर्नी स्टार्ट होती है, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन के प्रोडक्ट के थ्रू आता है। अब ये जाइगोट कहां से आता है, इस जाइगोट को बनाने के लिए बेटा दो सेल्स काम करती है जो हमें विरासत के तौर पे मिलती है। वन इज स्पर्म, जो हमें बाप की तरफ से विरासत के तौर पे मिलती है, और अनदर सेल इज कॉल्ड एज ओवम, जो हमें बेटा मां के विरासत के तौर में मिलता है। यही स्पर्म और ओवम फ्यूज होता है, और आपको यह पता होनी चाहिए कि जो स्पर्म होती है बेटा उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो ओवम होता है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और यही स्पर्म और ओवम बेटा फ्यूज हो जाते हैं, तो उसके बाद बेटा जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट में अब 23 क्रोमोसोम स्पर्म से आते हैं, 23 क्रोमोसोम ओवम से आते हैं, और कुल मिला के बेटा 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो यही से हमारी जर्नी शुरू होती है, जो आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ोगे। यही जाइगोट फिर मल्टीप्लाई करता है, बनता है मारुला, मारुला फिर आगे बढ़ता है, बनता है ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस फिर आगे बनता है गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा 9 महीने का होता है, पैदा हो जाता है, उसके बाद बेटा आगे बढ़ता है, पढ़ता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, उसके बाद बेटा आखिरकार मर जाता है। यही तो हमारा लाइफ साइकिल है जो जाइगोट से शुरू हुआ। मगर बेटा क्या आपने यहां पर अब देखा कि ये मेरा बेटा मां है 44XX, गौर फरमाइए, ये मेरी मां है इस कंडीशन को लेकर, क्योंकि औरत है तो XX लेकर ही चलती है, और ये मेरे बाप है 44XY। अब यहां पर गौर से देखिएगा कैसे कवायद शुरू होती है, कैसे बेटा हमने या तो XX कंडीशन आती है या फिर XY कंडीशन आती है। अब जो ये
मां है ये बेटा अब oogenesis करेगी। oogenesis मींस कि ये बेटा अब गेमीट्स बनाएगी ओवरीज में, और उन गेमीट्स की कंडीशन अब डिप्लॉयड से क्या होगी, हैप्लॉयड 22x 22x। गौर फरमाइए, इसी तरह जो बाप है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा वो अपनी डिप्लॉयड सेल्स को हैप्लॉयड पे लाएगा। तो ये बेटा अब स्पर्म यहां बनी एक किस्म की 22x और दूसरे किस्म की 22y। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जो मेल होता है जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है वो दो किस्म की स्पर्म्स बनाता है बेटा। एक में 22x कंडीशन होती है, और इस स्पर्म को हम एक नाम देते हैं गाइनोस्पर्म। क्या नाम देते हैं बेटा, गाइनोस्पर्म। क्यों, अभी पता चलेगा। और दूसरे किस्म की जो स्पर्म वो बनाता है दैट इज 22y, और इस स्पर्म को हम एक नाम देते हैं एंड्रोस्पर्म। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि एक मेल बेटा जब स्पर्मेटोजेनेसिस करता है उसकी 50% स्पर्म्स बेटा गाइनोस्पर्म होती है जिनमें कंडीशन 22x होती है, और 50% स्पर्म्स ऐसी होती है जिनमें कंडीशन बेटा होती है 22y, जिनको हम एंड्रोस्पर्म कहते हैं। इसीलिए बेटा हम मेल्स को हिटीरियोगेमेटिक कहते हैं। हिटीरियोगेमेटिक मींस कि जब मेल बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस करता है वो दो किस्म की स्पर्म्स बनाता है, दो टाइप्स ऑफ स्पर्म्स बनाता है, 22x एंड 22y। जरा बेटा फीमेल की ओर नजर मारिए। फीमेल जब oogenesis करती है उसके हर किसी ओवम में बेटा खाली एक ही कंडीशन होती है 22x, and therefore बेटा females are called as homogametic, क्योंकि इनके तमाम गेमीट जो बेटा oogenesis में बनते हैं वो सारे के सारे सेम। मगर मेल जो है, अगर आप मेल को देखेंगे तो जो मेल साहिबान है वो क्या करते हैं, वो दो किस्म की स्पर्म्स बनाते हैं। therefore males are called as heterogamitic। अब देखिए बेटा क्या होगा जब बेटा अब फर्टिलाइजेशन होनी है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो ये ओवम बेटा इस स्पर्म के साथ मिलेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। तो जब ये ओवम इस स्पर्म के साथ मिलेगा तो यहां पे कंडीशन आएगी ना 44XX। तैयार रहिए बेटा, ये जाइगोट फ्यूचर में क्या बनने वाला है बेटा, फीमेल। मगर अगर बेटा ये ओवम इस स्पर्म के साथ मिलेगा, प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, या तो इस स्पर्म के साथ मिलेगा या तो इस स्पर्म के साथ मिलेगा, तो यहां पर बेटा कंडीशन आएगी 44XY। तो तैयार रहिए बेटा, ये जाइगोट फ्यूचर में क्या बनेगा, मेल। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, फर्टिलाइजेशन के टाइम ही ये तय होता है कि जो ये जाइगोट है ये आगे जाके मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, क्योंकि मां से बेटा ओवम जो आता है वो हमेशा 22x है। सो जितने भी बच्चे मेरे क्लास सुन रहे हैं उनमें बेटा जो मां का ओवा जब वो पहली बार इस दुनियाई फानी में आए एज जाइगोट, उसमें जो ओवम उनके मां का था या मेरी मां का था जब मैं इस दुनियाई फानी में आया एज जाइगोट, तो वो 22x ही है हमेशा हमेशा। उसके बाद फिर कौन तय कर देता है कि ये मेल जाइगोट बनेगा कि फीमेल जाइगोट बनेगा, ये बाप की स्पर्म ही तय करती है। अगर बाप की 22x वाली स्पर्म जिसको हमने गाइनोस्पर्म कहा वो मिली तो ये बेटा शाबाश जाइगोट फीमेल बनने वाला है, और अगर बाप की एंड्रोस्पर्म मिली इस ओवम के साथ तो ये बेटा शाबाश क्या बनेगा, मेल। अब को यहां के बेटा पागल लोगों को आमतौर अगर किसी औरत की बेटा बेटी पैदा होती है, समझ में आ गया, क्योंकि बेटा ये अल्लाह पाक की तरफ से फल है, या तो लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा। और अगर किसी औरत में बेटा अब लड़की पैदा होती है, क्योंकि आपने देखा होगा ये रिवाज यहां पे चला है, आपकी टेक्स्ट बुक भी बेटा इस चीज को लिखती है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक भी इस चीज को लिखती है दैट मींस कि कोई ना कोई चीज तो इसमें है। आपने देखा होगा बेटा अगर कोई औरत बेटा एक लड़की या दो लड़की या तीन लड़कियों को जन्म देती है, सारा का सारा दोष उस औरत पे ही बेटा दिया जाता है, उस औरत को बुरा भला कहा जाता है। अगर किसी औरत की एक या दो या तीन बेटियां पैदा होती है, बेटा उसको क्यों दोष दे रहे हो, इसमें तो औरत का कोई हाथ ही नहीं है। अगर बेटा हम देखेंगे क्या ये फीमेल बनेगा कि मेल बनेगा, ये मेल की स्पर्म ही तय करती है। सो अगर मेल की ही स्पर्म तय कर, अगर क्या मेल की ही स्पर्म तय कर देती है क्या ये फीमेल बनेगा क्या ये मेल बनेगा, तो फिर दोष क्यों बेटा इस औरत को देते हैं, इसमें औरत का कोई दोष नहीं है। तो इसीलिए बेटा अपने फैमिली मेंबर्स को एजुकेट कीजिए, अपने मोहल्ले वालों अपने सोसाइटी को एजुकेट कीजिएगा, इसमें फीमेल का कोई दोष नहीं होता। खाम बेटा ये औरत हर किसी जगह बेचारी पिसती है।
तो आप जरा गौर से आप यहां पर देखिएगा, इससे बेटा आपको पता चला कि कहां कहां से बेटा शाबाश गिनीट्स आए और कौन तय कर देता है ये फीमेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम 22x ओवम 22x स्पर्म के साथ मिला तो फीमेल जाइगोट, और अगर बेटा फर्टिलाइजेशन के टाइम 22x ओवम मिला किसके साथ बेटा 22y स्पर्म के साथ, जिसको हम बेटा एंड्रोस्पर्म भी कहते हैं। एंड्रो इसलिए क्योंकि इसमें मेल बनाने की ताकत होती है, गाइनो इसलिए क्योंकि इसमें फीमेल बनाने की ताकत होती है। गाइनी मींस फीमेल एंड एंड्रो मींस मेल, तो इसीलिए बेटा फीमेल मेल्स में स्पर्म्स को हम एंड्रोस्पर्म्स कहते हैं जो 22y होती है, और 22x वाली स्पर्म्स को गाइनोस्पर्म्स कहते हैं। तो हो बेटा आपको एक कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आगे की ओर बढ़ेंगे बेटा और देखेंगे कि हमारे पिटारे में और क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। तो चले बेटा यहां पर अब हम आएंगे एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो सारे बोलिए बेटा, मैं आपका यहां पे मैसेज जो है ओपन कर रहा हूं, तो सारे बोलिए बेटा व्हाट इज एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। शाबाश 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 जवाब दीजिएगा। एलोसोमिक सेक्स, मैं देख रहा हूं आपका बेटा मैसेजेस। तो एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन मींस जहां पर बेटा सेक्स क्रोमोसोम तय करे, डिसाइड करे कि सेक्स क्या बनने वाला है। तो कोई मैसेज नहीं आ रही है, तो दैट मींस कि बेटा आप सोए हुए हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। ठीक है, कहीं तो मैसेज छन इवान के, दैट मींस तुम असल पर बेटा शेंगित अड़न मासन अच यल त मगर शेंगित छु के शेंगित छु, क्यों मैसेज ही नहीं आ रही है। आ गई कोई मैसेज? सर प्लीज स्क्रीन फोकस कीजिए। स्क्रीन नहीं आ रहा है बेटा? हाँ स्क्रीन आ रहा है साफ? निंद्र मा खजू, निंद्र मा खलियो, कस्ताम बचे करा वापस। ब्लर आ रहा है, थोड़ा बहुत ब्लर आ रहा है। एक मिनट बेटा, ब्लर आ रहा है, मुझे भी दिखा ब्लर आ रहा है। एक मिनट बेटा, नहीं साफ आ रहा है मगर तिल क्या स्क्रीन कैसे बुला रही हो। तो चले बेटा अब आगे की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीन साफ आ रहा है? जरा मैसेज करो स्क्रीन साफ आ रहा है बेटा? चलो बेटा ठीक है। चले बेटा सब ठीक चल रहा है। तो देखिए बेटा अब हम आएंगे एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन में। एलोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम और इडियोक्रोमोसोम्स। ये अभी मैंने बोला, इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विल्सन एंड स्टीवेंस। इस पे बेटा आप नीट के लिए नजर रखेंगे कि जो एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन है इसको पहली बार बेटा डिस्कवर किया दो साइंटिस्टों ने। एक का नाम था विल्सन एंड स्टीवेंस। स्टीवेंस बेटा औरत थी जिसने बेटा ये डिस्कवर किया, और उन्होंने बेटा एक थ्योरी प्रपोज की, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स। तो ये बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आएगा, हु प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स, तो आंसर लिखिएगा बेटा विल्सन एंड स्टीवेंस। और ये पहले शख्स थे जिन्होंने बोला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेक्स क्रोमोसोम्स ही सेक्स को तय करते हैं, इसलिए बेटा नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स। और अब जो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स है इसमें हम देखते हैं कि 4 किस्म के सेक्स बेटा सेक्स क्रोमोसोम्स के जरिए डिस्प्ले होते हैं। वन इज XXXY टाइप, यहां नजर रखिएगा। अनदर इज XXX0 टाइप, थर्ड वन इज ZWZZ टाइप एंड फोर्थ वन इज Z0ZZ टाइप। अब यहां पे बेटा नजर रखिएगा। अब आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कितने किस्म की है, तो जट से बेटा आंसर देना 4 किस्म की होती है। सबसे पहला XX-XY टाइप, और ये याद रखेंगे कि जो पहला है ना बेटा, पहला सेक्स सेट जो है ये हमेशा फीमेल है। क्या है बेटा? फीमेल। और अगला सेक्स सेट जो है दैट इज मेल। सो XXXY टाइप में क्या होता है? फीमेल्स बेटा XX होती है और मेल्स क्या होते हैं? XY टाइप। उसके बाद बेटा एक और सेक्स डिटर्मिनेशन है जहां पे सेक्स क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, XX-X0 टाइप। यहां पर फीमेल्स बेटा XX होती है और मेल्स बेटा X0 होते हैं। X0 का मतलब मेल में खाली एक ही X क्रोमोसोम होता है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम उनमें नहीं होता है। ये किन में होता है वो भी हम देखेंगे।
उसके बाद बेटा ZW ZZ टाइप, यहां पे फीमेल्स बेटा ZW होते हैं और जो मेल्स होते हैं वो ZZ टाइप होते हैं। और उसके बाद बेटा अगर हम फोर्थ कंडीशन में आएंगे, यहां पे फीमेल्स में एक ही क्रोमोसोम होता है, दैट्स कॉल्ड एज Z क्रोमोसोम, और दूसरा क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, और मेल्स में ZZ। तो कितने किस्म की बेटा आपको एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन मिलेगी? सारे बोलिए बेटा, 4 किस्म की। पहला XXXY टाइप, दूसरा XXX0 टाइप, तीसरा ZW ZZ टाइप, और चौथा Z0 शाबाश ZZ टाइप। तो कुल मिला के बेटा 4 किस्म की सेक्स डिटरमिनेशन होती है एलोसोमिक, जहां पे सेक्स क्रोमोसोम तय कर देता है कि सेक्स मेल होगा कि फीमेल होगा। और सबसे पहले अब हम आएंगे बेटा शाबाश XXXY टाइप पे। तो नजर रखिएगा बेटा बराबर, यहां पे अब नजर रखिएगा। तो सबसे पहले बेटा XXXY टाइप। अब हम इस सेक्स डिटरमिनेशन पे यहां पे आएंगे। तो देखिए बेटा, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय स्टीवेंस एंड इज आल्सो नोन एज लाइगियस टाइप। बस बेटा यहां पे नजर रखिएगा। AMU में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइगियस टाइप सेक्स डिटरमिनेशन। तो पहला ऑप्शन था बेटा वहां पे XX-XY, दूसरा ऑप्शन था XX-X0, तीसरा ऑप्शन था ZW-ZZ, और चौथा ऑप्शन था Z0-ZZ। तो आंसर लिखना था XX-XY। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर इसको क्यों हम लाइगियस टाइप कहते हैं? लाइगियस स्पेलिंग अगर आपको यहां पर देखनी है, दैट इज LYGAEUS, लाइगियस टाइप। क्यों बेटा इसको हम लाइगियस टाइप कहते हैं? और आमतौर बच्चे कहते हैं सर इसको हम लाइगियस टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइगियस ने डिस्कवर किया। ना बेटा, इसको डिस्कवर किया नेटी स्टीवेंस ने। तो फिर उसने क्यों इसका नाम लाइगियस टाइप रखा? क्योंकि इसको बेटा पहली बार स्टीवेंस ने एक बेटा बग में डिस्कवर किया जिसका नाम है मिल्कवीड बग। और आमतौर बेटा आपको दिमाग में आएगा कि अगर आपको कोई कहेगा XXXY टाइप सेक्स डिटरमिनेशन पहली बार किस में डिस्कवर हुई, आप पूरी तरह से बोलोगे इंसानों में। ना बेटा, ये इंसानों में पहली बार डिस्कवर नहीं हुआ। जो स्टीवेंस थी, इसने बेटा इसको डिस्कवर किया मिल्कवीड बग, एक इंसेक्ट में जिसका नाम है मिल्कवीड बग। बाग से सरस, समझ में आ गया? तो इससे बेटा इसको एक इंसेक्ट में डिस्कवर किया जिसका नाम था मिल्कवीड बग। और जो मिल्कवीड बग है उसका जूलॉजिकल नेम है लाइगियस टर्सिकस, इसीलिए बेटा इसने इसका नाम रखा लाइगियस। इस एजाज में किसको पहली बार बेटा किसमें डिस्कवर किया गया? लाइगियस में। क्या क्वेश्चन है? अरे बेटा 44, इट्स 44XX मींस कि ये फीमेल है। 44 जो क्रोमोसोम्स है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है, और एंड के जो 2 क्रोमोसोम्स है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है। सो अगर 44XX है ये ह्यूमन बीइंग फीमेल होगा, और अगर 44XY है तो ये बेटा ह्यूमन बीइंग है वो मेल होगा। इसी सेक्स डिटरमिनेशन को हम इस टाइम पढ़ रहे हैं ना बेटा, XXXY। तो अब क्वेश्चन बेटा ये है कि क्यों हम इसको लाइगियस टाइप कहते हैं? शाबाश, सारे बोलिए। YXX-XY टाइप इज कॉल्ड एज लाइगियस टाइप। सर इसको पहली बार नेटी स्टीवेंस ने डिस्कवर किया एक इंसेक्ट में जिसका नाम है मिल्कवीड बग, और उसका जूलॉजिकल नेम है लाइगियस टर्सिकस। और लाइगियस टर्सिकस में ये डिस्कवर होने की वजह से इसने इसका नाम ही क्या रखा? लाइगियस टाइप। उसके बाद बेटा जरा इस किस्म की सेक्स डिटरमिनेशन में आप देखो कि मेल्स आर हेटेरोगेमेटिक। अभी मैंने बोला कि इस किस्म की सेक्स डिटरमिनेशन में मेल्स है ना बेटा XY, फीमेल्स क्या है बेटा XX। इसलिए बेटा यहां पर जो मेल्स है उनके सेक्स क्रोमोसोम सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। जब वो गेमीट्स बनाएंगे तो गेमीट, एक गेमीट में आएगा ना X, दूसरे गेमीट में क्या आएगा? Y। इसलिए बेटा मेल्स आर हेटेरोगेमेटिक, क्योंकि जब यहां मेल्स गेमीट्स बनाते हैं एक गेमीट में X क्रोमोसोम आता है, दूसरे गेमीट में Y क्रोमोसोम आता है। इसलिए बेटा यहां गेमीट्स सेम नहीं रहते। 50% गेमीट्स ऐसे होते हैं जिनमें X क्रोमोसोम होता है, और 50% गेमीट्स ऐसे होते हैं जिनमें Y क्रोमोसोम होता है। इससे बेटा इस किस्म की सेक्स डिटरमिनेशन में मेल्स क्या होते हैं? हेटेरोगेमेटिक।
और जो फीमेल्स होते हैं दे आर होमोगेमेटिक। होमोगेमेटिक मींस कि उनमें बेटा शाबाश एक्स एक्स कंडीशन होती है। सो जब फीमेल oogenesis करती है उसमें बेटा 50% में भी एक्स होता है और 50% एक्स में भी एक्स होता है। इससे बेटा फीमेल्स एक ही किस्म के गेमीट्स बनाती है इस किस्म की सेक्स टर्मिनेशन में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये किन किन में हमें मिलता है एक्स 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 वाई टाइप। तो एक्स 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 वाई टाइप हमें मिलता है एक तो मैमल्स में, हम में। तो आपने पढ़ा है बेटा जो ह्यूमन बीइंग्स है वो एक क्लास में आते हैं मैमल्स। दूसरा बेटा ये हमें मिलता है ड्रोसोफिला में भी। ड्रोसोफिला का नाम आपने सुना होगा, इसको बेटा हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ये एक इंसेक्ट है। इस पे जेनेटिक्स में बेटा बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है इस ड्रोसोफिला में और बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस ड्रोसोफिला पे नोबेल प्राइज भी लिया। जेनेटिक्स का बेटा इसको जबरदस्त टूल माना जाता है। इस पे बहुत ज्यादा मुताला हुआ है इस फ्रूट फ्लाई पे। इंसेक्ट एक है। उसके बाद बेटा कुछ प्लांट्स में भी हमें एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन मिलती है जिसमें बेटा सेलिक्स है, कॉक्सिनिया है या मिलियंड्रियम है। सो बेटा कुछ प्लांट्स में भी फीमेल्स एक्स एक्स होती है और मेल्स एक्स वाई होते हैं। तो अब आपको अगर आज के बाद कोई कहेगा कि एक्स 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 वाई टाइप सेक्स डिटरमिनेशन किन में हमें मिलती है, जहां फीमेल्स एक्स एक्स होती है और मेल्स एक्स होते हैं, शाबाश बोलिए। पहला मैमल्स जिसमें हम भी आते हैं, ड्रोसोफिला जो एक फ्रूट फ्लाई एक इंसेक्ट है, और कुछ प्लांट्स में भी हमें मिलता है। किस किस प्लांट में मिलता है बेटा? सेलिक्स में मिलता है, कॉक्सिनिया में मिलता है और मिलियंड्रियम में मिलता है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। एक्स क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय हरमैन हेंकिंग। ये आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है बेटा। ये आज के लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नीट के लिए बेटा याद रखना पड़ेगा कि जो आपका बेटा एक्स क्रोमोसोम है, पहली बार इसको डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बेटा हेनकिंग। और कब बेटा? 1890 में। और इसने भी बेटा इसको एक इंसेक्ट में ही डिस्कवर किया जिसका नाम है रेड फायर बग, पायरोकोरस। उसके बाद बेटा जो वाई क्रोमोसोम है इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्टीवेंस। इसको बेटा स्टीवेंस ने डिस्कवर किया 1905 में। इसको भी बेटा एक इंसेक्ट में ही डिस्कवर किया गया एंड दैट इज मील वर्म। अगर वाई क्रोमोसोम को याद नहीं रखेगा, एक्स क्रोमोसोम पे आपको नजर रखनी पड़ेगी कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसको पहली बार बेटा डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बेटा हेनकिंग। और कब बेटा डिस्कवर किया? 1890 में। और किस में बेटा डिस्कवर किया? इंसानों में ना, एक बग में, एक इंसेक्ट में जिसका नाम है रेड फायर बग। और उसके बाद बेटा वाई क्रोमोसोम जो है उसको डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था स्टीवेंस। स्टीवेंस ने बहुत ज्यादा काम किया है बेटा इन सेक्स क्रोमोसोम पे, एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन पे। और उसने बेटा इसको डिस्कवर किया एक इंसेक्ट में जिसका नाम था मील वर्म। अब बेटा आगे की ओर हम बढ़ेंगे कि जो सेक्स डिटरमिनेशन है एक्स 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 वाई, ये बेटा अब हमें किन में मिलती है? इंसान में मिलती है। तो चले बेटा अब हम डायरेक्टली आएंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों में बेटा कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है? अभी तो मैंने बोला अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल बनेगी और अगर एक्स वाई होगा तो मेल बनेगा। तो चलिए बेटा एक्स 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 वाई सेक्स डिटरमिनेशन हम में है, इंसानों में। उसके बाद क्रोमोसोमल सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा, दूसरा पॉइंट नीट के लिए। अगर आपको कोई कहेगा कि कब बेटा एक इंसान में सेक्स डिटरमाइन होता है ना बेटा? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा यहां से ओवम है 22x, ये ओवम है। और उसके बाद बेटा यहां से अब स्पर्म है, या तो 22x स्पर्म होगी या फिर 22y स्पर्म होगी। अगर बेटा ये ओवम इस स्पर्म के साथ मिला तो ये कंडीशन आएगी 44XX। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम ये जाइगोट बना तो ये जाइगोट आगे जाके क्या बनेगा? फीमेल। और अगर ये ओवम इस स्पर्म के साथ मिला तो फिर कंडीशन बनेगी 44XY। तो तैयार रहिए बेटा, ये आगे जाके क्या बनने वाला है? मेल। फर्टिलाइजेशन के टाइम ही ये बेटा डिसाइड होता है क्या ये जाइगोट मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। हां, खाली एक कंडीशन है, ओम तो हमेशा 22x ही रहेगा ह्यूमन बीइंग्स में, फीमेल में। अब ये देखना है क्या ये 22x स्पर्म के साथ मिलेगा कि 22y स्पर्म के साथ मिलेगा। बस यही तो देखना है, यही तय करेगा क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। उसके बाद बेटा अब हमने इंसानों में देखा कि फीमेल्स बेटा होमोगेमेटिक है और जो मेल्स है वो हेटेरोगेमेटिक है। ये आपको याद रखना है।
अब बेटा एक चीज यहां पे समझने की जरूरत है। अब बेटा मैं आपके 10 मिनट और लेने जा रहा हूं, उसके बाद बेटा हम क्लास को बंद करेंगे। बस यहां पे अब नजर रखिएगा। सपोज बेटा अब यहां पर ये जाइगोट है, गौर से अब देखिएगा, ये आपके पास अब यहां जाइगोट है। अब इस पे कंडीशन है 44XX। सारे बोलिए बेटा क्या बनेगा? ये फीमेल आगे जाके। और उसके बाद बेटा अगर ये होगा जाइगोट विथ 44XY, अब आपको अभी पता चला कि ये आगे जाके फ्यूचर में क्या बनेगा बेटा? मेल। मगर कहानी में अब एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। नो डाउट बेटा फर्टिलाइजेशन के टाइम ही अब तय होता है कि इसको मेल बनना है कि फीमेल बनना है। मगर अब बेटा कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है जिसपे बेटा अब आपको नजर रखनी पड़ेगी। ट्विस्ट बहुत जबरदस्त है। देखिए बेटा जब ये जाइगोट अब आगे बढ़ता है तो 7 हफ्ते जब हो जाते हैं, जब ये जाइगोट या जो अब ये एम्ब्रियो जो है अब ये 7 हफ्ते का जब हो जाता है, इसके जिस्म में बेटा अब 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स पनपते हैं रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक डक्ट बनती है और यहां से भी बेटा एक डक्ट बनती है। एक डक्ट को हम नाम देते हैं वुल्फियन डक्ट। अब नजर रखिएगा बेटा यहां पे कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है। और उसके बाद बेटा यहां से एक और डक्ट बनती है एंड दैट इज कॉल्ड एज मिलेरियन डक्ट। तो इसका मतलब यह हुआ जब हम मां के यूट्रस में थे, जब हम 7 हफ्ते के मां के यूट्रस में थे एज एम्ब्रियो, तो ऑर्गन्स बन रहे हैं, हार्ट बन रहा है, लिवर बन रहा है, किडनी बन रही है, ब्रेन बन रहा है, स्प्लीन बन रहा है, पेनिक्रियास बन रहा है, स्टोमक बन रहा है, इंटेस्टाइन्स बन रहे हैं। हर कोई चीज बेटा अपने अपने बनाने की कवायद में है। उसी टाइम हमारी बॉडी के अंदर 2 चीजें और बनती है। वन इज कॉल्ड एज वुल्फियन डक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड एज मिलेरियन डक्ट। आप देखिए बेटा ये वुल्फियन डक्ट क्या है और मिलेरियन डक्ट क्या है। अगर वुल्फियन डक्ट डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा? वुल्फियन डक्ट, तो ये अल्लाह की कसम मेल बनेगा। इसमें बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनेगा, इसमें वास डेफरेंस बनेगा, इसमें बेटा पेनिस बनेगा, इसमें बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे। और अगर बेटा शाबाश मिलेरियन डक्ट डेवलप हुआ तो ये फीमेल बनेगी, इसमें यूट्रस बनेगा, इसमें फेलोपियन ट्यूब्स बनेंगे, इसमें सर्विक्स बनेगा, इसमें वेजिना बनेगा। सो दैट मीन्स कि बेटा जब एक एम्ब्रियो 7 हफ्ते का मां के यूट्रस में होता है, हो बेटा 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स बना के बैठा होता है। वन इज कॉल्ड एज वुल्फियन डक्ट। अगर ये डेवलप हुआ तो ये मेल बनेगा और अगर बेटा मिलेरियन डक्ट डेवलप हुआ तो ये फीमेल बनेगा। सर ये तावंश से वोनुत अगर ये एक्स एक्स बने, इसको फीमेल बनना है तो फिर इसमें खाली मिलेरियन डक्ट बनने चाहिए। और अगर ये एक्स है तो ये मेल है तो इसमें खाली वुल्फियन डक्ट बनना चाहिए। सर फिर ये दोनों क्यों? 2 in 1 क्यों? देखिए बेटा ट्विस्ट कहां पर है। जो ये बेटा आपका 44XY क्रोमोसोम होता है, जो इस पे बेटा ये Y क्रोमोसोम है ना, इस Y क्रोमोसोम पे एक खास किस्म का जीन होता है एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज SRY। कौन सा जीन बेटा? SRY। सो अगर मैं यहां पे Y क्रोमोसोम को थोड़ा बहुत बड़ा बनाऊंगा, ट्विस्ट देखिए बेटा क्या है। ये यहां पे Y क्रोमोसोम है, इस Y क्रोमोसोम पे बेटा जीन्स है, क्योंकि क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए में जीन्स है। अब जो बेटा यहां पे Y क्रोमोसोम है, इस पे बहुत सारे जीन्स होते हैं और एक जीन है जिसको हम SRY जीन कहते हैं या सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। फिलहाल आप बेटा इतना ही याद रखो, SRY जीन। और ये SRY जीन बेटा होता है इनएक्टिव। क्या होता है? इनएक्टिव। ये काम नहीं करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है आफ्टर 7 वीक्स। समझ में आ गया? 7 हफ्ते तक बेटा ये चुप करके बैठा होता है। जब हम मां के यूट्रस में होते हैं ये उस टाइम एक्टिव नहीं होता है, अब ये इनएक्टिवेट होता है, इनएक्टिव होता है। और जो ही 7 हफ्ते हो जाते हैं ये SRY एक्टिव हो जाता है और एक प्रोटीन बनाना शुरू करता है एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड TDF। और TDF का फुल फॉर्म है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। नजर रखिएगा बेटा ट्विस्ट क्या है। तो जब ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाना शुरू कर देता है, ये TDF अब क्या करता है, ये प्रोटीन जब इस बच्चे में बनता है जो मां के यूट्रस में 7 हफ्ते का है और 2 चीजें लेकर चल रहा है। वन इज कॉल्ड एज वुल्फियन डक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड एज मिलेरियन डक्ट। बाकी ऑर्गन्स भी बन रहे हैं पर यहां से ये 2 मुसीबतें भी खड़ा हो गई, एक वुल्फियन डक्ट और दूसरे से क्या बेटा? मिलेरियन डक्ट। और कहा मैंने अगर वुल्फियन डक्ट डेवलप हुआ तो ये क्या बनेगा? मेल। और अगर मिलेरियन डक्ट डेवलप होगा तो ये क्या बनेगा? फीमेल। अब गौर करिए, गौर करिए। अब बेटा जो ही 7 हफ्ते हो गए, अगर इसमें क्या है बेटा? XY,
तो Y क्रोमोसोम पर एक जीन है एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज SRY जीन, ये एक्टिव हो जाएगा और ये एक्टिव जब होगा तो एक प्रोटीन बनाएगा एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर अब देखिए बेटा क्या करेगा, गौर से देखिएगा। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर अब एक और जीन को एक्टिवेट करेगा एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज SOX9 जीन। सो जब ये SOX9 जीन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये बेटा अब यहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मींस प्रोटीन्स बनाएगा और जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अब क्या करेंगे, ये इस बच्चे की शाबाश बेटा किडनीज के नीचे अब क्या करेंगे, वहां पर बेटा स्पर्मेटिक कॉर्ड्स को जनरेट करेंगे या शाबा बेटा टेस्टिस बनाएंगे। तो दैट मींस कि किडनी के नीचे अब इस बच्चे में बेटा टेस्टिस बनती है। और आमतौर बेटा आपने देखा होगा बच्चे में टेस्टिस कहां होती है, आउटसाइड द बॉडी, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। मगर क्या आपको यह पता है कि जो मेल्स होते हैं उनमें टेस्टिस बेटा जब वो मां के यूट्रस में होते हैं बॉडी के अंदर बनते किडनी के नीचे, और ये बेटा अब यहां पर प्रिमिटिव टेस्टिस है। अब ये क्या करेगा, ये SOX9 जीन जिसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाए, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अब क्या करेंगे, ये इस बच्चे में आहिस्ता आहिस्ता किडनी के नीचे टेस्टिस को डेवलप करना शुरू करेंगे। और जब टेस्टिस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू करेंगे, इन टेस्टिस में बेटा अब एक खास किस्म की सेल होती है एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज सेरेटोली सेल। ये आपने एटलीस्ट पढ़ा होगा कि टेस्टिस के अंदर एक खास किस्म की सेल होती है एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज सेरेटोली सेल। और ये सेरेटोली सेल अब क्या करेगी, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगी एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। और ये एंटी म्यूलेरियन हार्मोन अब क्या करेगा, ये म्यूलेरियन डक्ट को इनहिबिट करेगा, इनको बेटा ग्रो नहीं होने देगा। इसीलिए तो इसको हम कहते हैं एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। ये म्यूलेरियन डक्ट्स को डेवलप नहीं होने देगा। अल्लाह की कसम है आपको, अगर म्यूलेरियन डक्ट्स डेवलप नहीं हुए तो जब म्यूलेरियन डक्ट डेवलप नहीं होगा वुल्फियन डक को मौका मिलेगा ना बढ़ने का, और जब वुल्फियन डक डेवलप होंगे तो ये क्या बनेगा, मेल। और सुनिए और बोल रहा हूं, जब एक जाइगोट बनता है, और बोल रहा हूं बेटा मुझे पता है कि थोड़ा बहुत पंगा है, परेशानी है, तो जब एक बेटा शाबाश मेल बेटा जाइगोट बनता है, अब ये जाइगोट या तो 44XX होगा, अच्छी तरह से सुनिएगा, या तो ये जाइगोट 44XY होगा, है कि नहीं। तो अगर ये 44X होगा क्या बनेगा, फीमेल, और अगर ये 44XY होगा तो क्या बनेगा, मेल। मगर मैंने कहा ट्विस्ट है, देखिए ट्विस्ट कहां पर है। जब ये बेटा जाइगोट अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो बनाता है, तो जो ये 7 हफ्ते का हो जाता है, ऑर्गन्स बनते रहते हैं, हार्ट बनता है, लिवर बनता है, किडनीज बनते हैं, पैनिक्रियाज बनते हैं, और ये 2 चीजें और बनाता है बेटा अपनी बॉडी के अंदर ये एम्ब्रियो। एक को हम कहते हैं वुल्फियन डक्ट और दूसरे को हम कहते हैं म्यूलेरियन डक्ट। मगर बेटा अगर वुल्फियन डक डेवलप होंगे तो ये क्या बनेगा, मेल, और अगर बेटा म्यूलेरियन डक डेवलप होंगे ये क्या बनेगा, फीमेल। सो दैट मींस कि बेटा एक एम्ब्रियो दोनों तैयारियां करके रखता है, मेल की भी और फीमेल की भी। अब बेटा फिर अगर इसके पास XX है या XX है, अगर इसको फीमेल बनना है ना, इसको खाली बनो म्यूलेरियन डक्ट, और अगर ये XY है इसको मेल बनना है ना, इसको खाली क्या बनने चाहिए थे, वुल्फियन डक्ट। और फिर ये क्यों 2 चीजें बनाता है, पंगा है, क्योंकि इसका जो बेटा मेल का Y क्रोमोसोम होता है, उस Y क्रोमोसोम पर बेटा बहुत सारे जीन्स होते हैं, पर उसमें एक खास किस्म का जीन होता है, सारे बोलिए SRY। और ये SRY बेटा 7 हफ्तों के बाद एक्टिवेट होता है, जब हम मां के यूट्रस में होते हैं एज एम्ब्रियो। उसके बाद वंस ये एक्टिवेट हुआ, अब ये बेटा एक प्रोटीन बनाता है एंड दैट इज कॉल्ड TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और ये प्रोटीन अब क्या करता है, ये एक और जीन को बेटा एक्टिव करवाता है जो बेटा इस बच्चे के क्रोमोसोम्स में होता है, दैट्स कॉल्ड एज SOX9 जीन। और ये SOX9 जीन क्या करता है, ये अब बेटा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, और ये प्रोटीन्स अब क्या करते हैं, ये इस बच्चे के किडनीज के नीचे, इस एम्ब्रियो के किडनीज के नीचे छोटी छोटी टेस्टिस बनाता है। और इन टेस्टिस में जब ये इनको बनाता है, इन टेस्टिस में बेटा एक सेल होती है एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज सेरेटोली सेल्स। अब ये सेरेटोली सेल्स क्या करते हैं इस बच्चे में, ये बेटा एक हार्मोन बनाते हैं एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज एंटी म्यूलेरियन हार्मोन।
और ये एंटी मिलेरियन हार्मोन अब क्या करता है, ये बेटा अब इस बच्चे में जो मिलेरियन डक्ट बने हैं उसको इनहिबिट करता है, उसको ग्रो होने देता नहीं। और जब ये ग्रो ही नहीं हुआ तो देखिए उससे क्या होगा, वुल्फियन डक्ट्स को बेटा मौका मिलेगा ना ग्रो करने का, क्योंकि अब एक डक्ट इनहिबिट हो रही है ना ड्यू टू एंटी मिलेरियन हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेरोटोली सेल्स प्रेजेंट इन टेस्टिस। तो इसकी वजह से बेटा जो मिलेरियन डक्ट है वो इनहिबिट होंगे, अब मौका मिलेगा किसको बेटा ग्रो होने का, वुल्फियन डक्ट को। तो ये एम्ब्रियो क्या बनेगा, मेल। अब क्वेश्चन, सर अगर ये 44XX होगा तो क्या हाल होगा, तो सुनिए हाल क्या होगा। अब अगर ये 44XX है, क्या वाई क्रोमोसोम है ना, जब वाई क्रोमोसोम नहीं है तो SRY नहीं है, तो दैट मींस कि फीमेल्स में SRY जीन होता नहीं है, और जब SRY जीन नहीं है फीमेल्स में TDF नहीं बनेगा। जब TDF नहीं बनेगा तो बेटा SOX9 जीन को स्टिमुलेट नहीं किया जाएगा, तो जब ये जीन स्टिमुलेट नहीं हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं बनेंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं बनेंगे टेस्टिस नहीं बनेगी, जब टेस्टिस नहीं बनेगी सेरोटोली सेल्स नहीं बनेगी, जब सेरोटोली सेल्स नहीं बनेगी एंटी मिलेरियन हार्मोन नहीं बनेगा, जब एंटी मिलेरियन हार्मोन नहीं बनेगा तो मिलेरियन डक्ट्स इनहिबिट होंगे नहीं। सर पंगा तो खड़ा हो गया, अब तो इन दो के बीच में लड़ाई चलेगी। वुल्फियन डक्ट कहेगा नहीं मैं ही ग्रो हो जाऊंगा, और मिलेरियन डक्ट कहेगा नहीं मैं ही ग्रो हो जाऊंगा। नहीं बेटा, लड़ाई छिड़ेगी, और इस लड़ाई में हमेशा जीत के कौन निकलता है, मिलेरियन डक्ट। तो मिलेरियन डक्ट ही बेटा ग्रो तेजी के साथ करता है और इसको क्या बनाता है, फीमेल। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, जब मिलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट के बीच में जंग छिड़ती है बेटा इस बच्चे में, हमेशा मिलेरियन डक्ट ही जीत के निकल के आता है और ये इसको फीमेल बना के डालता है। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, मेल्स को अपने वाई क्रोमोसोम का बहुत ज्यादा एहतराम करना चाहिए, क्योंकि इस वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन है जो बेटा शाबाश TDF बनाता है। TDF बेटा शाबाश SOX9 जीन को एक्टिवेट करता है, वहां से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बेटा इस मेल में किडनी के नीचे टेस्टिस बना डालते हैं, और टेस्टिस में सेरोटोली सेल्स होती है, सेरोटोली सेल्स एंटी मिलेरियन हार्मोन बनाते हैं, एंटी मिलेरियन हार्मोन मिलेरियन डक्ट को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से मेल बनता है। नहीं तो बेटा अगर आपको ये SRY जीन नहीं होगा तो तैयार रहिए बेटा, आपके मिलेरियन डक्ट होंगे, डेवलप होंगे और आप फीमेल बनेंगे। और ऐसा ही कभी कभी होता है, एक चौंकाने वाली चीज आपको बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनमें XY होता है, मगर उनके Y क्रोमोसोम पे जो SRY जीन होता है, हे बेटा खराब होता है, म्यूटेट हुआ होता है, बेटा नॉन फंक्शनल होता है। और जब वो नॉन फंक्शनल होता है, TDF नहीं बनता है, TDF नहीं बनता है, SOX9 जीन स्टिमुलेट नहीं होता है, टेस्टिस नहीं बनते, और अल्लाह की कसम 44XY फीमेल बन जाता है, फीमेल बन जाता है। और इस डिजीज को हम एक नाम भी देते हैं, सिवर सिंड्रोम। छोड़िए आगे जाके देखेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि जो बेटा यहां पर आपने सिनेरियो देखा, स्टेटस देखा कि 7 हफ्ते तक हर किसी बच्चे में टेंडेंसी होती है मेल बनने की या फीमेल बनने की, मगर टेंडेंसी ज्यादा किसकी ओर होती है बेटा, फीमेल बनने की। क्योंकि अगर SRY जीन नहीं होगा हमेशा बेटा ये फीमेल बनेगी, क्योंकि मिलेरियन डक्ट हमेशा बेटा जीतता है। तो इस लड़ाई में हमेशा मिलेरियन डक्ट जीतता है। तो आज बेटा हम अपने लेक्चर को यहीं पे रखेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्द से जल्द बेटा जल्दी मैसेज करो ताकि मैं उसका जवाब दूं जल्दी। जल्दी बेटा, आपको PDF भेजा जाएगा। सर म्यूल कैसे पैदा होता है, ये बेटा आप हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। फैसू बट ये हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, परेशानी मत ले लो बेटा। व्हाट अबाउट मिलेरियन डक्ट आफ्टर मिलेरियन डक्ट फास्टली डेवलप्स, बेटा वुल्फियन डक्ट फिर डिसइंटीग्रेट होता है, ये ग्रोथ नहीं कर पाता है। PDF बेटा अभी भेजेंगे। मैथ क्लास भी बेटा अभी थोड़ा बहुत, एक ही दिन सब कुछ नहीं खाना है। कोई क्वेश्चन अगर होगा तो बेटा बोल सकते हैं।
देखिए बेटा, एक क्वेश्चन फैजान शमीम ने मुझे क्वेश्चन किया है, सर इफ 44x 1x इज नॉन फंक्शनल देन व्हाट हैपेंस। ना बेटा, अगर जब मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा ना बेटा, एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव रहता है, उसको हम इनएक्टिवेशन कहते हैं, लियोनाइजेशन कहते हैं। अभी बेटा उस पर मत आ जाओ आप, जो है मैं उसी पे काम करेंगे फिलहाल। मारिया सिकंदर कहती है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल नहीं, सॉरी, ऑल इज क्लियर। उबैद यूसुफ कहता है सर पूरी रात पढ़ाई है। बेटा वह पढ़ना हुआ मगर तो है खचू ने अंदर। अब मोहित कहता है कि सर वाई वुल्फियन डक्ट लूजेस इन फ्रंट ऑफ मिलेरियन डक्ट। बेटा औरत के साथ कौन जीत चुका है आज तक, तो आप जीतोगे। चलिए, बहुत लंबी कहानी है, बहुत खींचेगा, और इतना याद रखो कि औरत के साथ आज तक कोई नहीं जीता है। हां, एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, खान रुतबा कहती है कि ये SOX9 जीन कहां पर होता है, ये 17th क्रोमोसोम पे होता है। SOX9 जीन इज लोकेटेड ऑन 17th क्रोमोसोम। हां बेटा, एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है मुझे कि सर जिसमें SRY जीन म्यूटेट हुआ, हां बेटा उसमें फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स उसमें डेवलप होते हैं। सो आई थिंक कि सबको बेटा क्लियर हुआ, तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेटा ये जो मैंडल्स लॉ है ना बेटा, वो बॉटनी में आपको पढ़ने है। तो इंशाल्लाह बेटा होप कि कल से हम इंशाल्लाह इसी तरह रेगुलरली आपके साथ जुड़ जाए। तो मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस इस तरीके से, उसके बाद हम आपके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह बेटा इसी तरह हम रात शाम को मिलेंगे, और इंशाल्लाह बेटा कोशिश करेंगे कि आपके साथ इंसाफ करें। अस्सलाम वालेकुम।